कि मसल रिलैक्सेंट दवाओं के ऐसे समूह से संबंध रखते हैं जो मरीज को मांसपेशियों की ऐंठन तथा ऐसे दर्द से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं जो मांसपेशियों के स्केलेटल से संबंधित हैं। इनको आप दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है एंटी स्पास्मोटिक और दूसरा होता है एंटी स्पास्टिक। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम इनके कॉम्पोजिशन को समझ लेते हैं, उनके एक्शन को समझते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसके डोज को समझेंगे, उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे, उसके इंडिकेशन को समझेंगे, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन को समझेंगे और ड्रग इंटरेक्शन को समझेंगे। साथ में साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन के बारे में। तो कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा आप लोग में से? ड्रग कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? चलो बता देता हूं मैं, आप लोग को अगर आइडिया नहीं है तो। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि वो कौन सा केमिकल है जिससे उस बीमारी के लिए दवा बनी है। करेक्ट। तो मसल रिलैक्सेंट की दवाइयां को बनाने में अनेक प्रकार के एक्टिव इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं एपीआई। ठीक है, जिसमें प्रमुखता से इनको शामिल किया जाता है, जैसे कि बैक्लोफिन, साइक्लोबेंजाप्राइन, डाइजापाइन, मेथोकार्बेन, टीजानिडाइन और कैरिसोपैराडोल। ये जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि कॉम्पोजिशन के रूप में मसल रिलैक्सेंट दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं इनके एक्शन के बारे में। एक्शन का मतलब हुआ कि ये दवा जब लेंगे तो ये कैसे मतलब काम करती है। ठीक है, तो मसल रिलैक्सेंट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को फॉलो करते हैं, क्योंकि मसल रिलैक्सेंट में दवाइयां भी अलग अलग होती है, जिनमें कुछ दवाइयां इस प्रकार है। पहला है बैक्लोफेन। ठीक है, ये GABA रिसेप्टर एगोनिस्ट है। यह दवा मसल्स को जाने वाली नर्व सिग्नल को ट्रांसमिशन को रिड्यूस करता है। दूसरा है साइक्लोपिनाप्राइन। यह दवा CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती है, खासकर ये ब्रेन स्टेम पर ज्यादा काम करती है। इन दवाओं से मरीज के अंदर टॉनिक सोमैटिक मोटर एक्टिविटी कम हो जाती है, यानी कि रिस्पिरेटरी और नॉन रिस्पिरेटरी जगहों पर मोटर एक्टिविटी कम होती है, मरीज को रिलैक्स महसूस होता है और उसे नींद आ जाती है। और तीसरी दवा है डाइज़ीपाम। डाइज़ीपाम एक गामा ए रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ाने वाला ड्रग्स है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि गामा ए एक ऐसा रिसेप्टर है जो कि एक चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन के जैसा काम करता है। इससे क्लोराइड आयन को सेल में जाने के लिए पैसेज प्रदान मिलती है, और जब डाइज़ीपाम दवा मरीज लेता है तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और दवा के सेडेटिव और एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट को ये बढ़ा देता है। इसके साथ साथ डाइज़ीपाम इन्हिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन को भी इंक्रीज करता है। मसल रिलैक्सेंट का चौथा दवा है मिथोकार्बामोल। ये एक CNS डिप्रेसेंट है। CNS डिप्रेसेंट का मतलब होता है ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो डाउन करना, जिससे कि मरीज को सेडेशन का एहसास होता है। सेडेशन का मतलब होता है नींद का एहसास होना। और तीसरा होता है टाइजोनिडाइन। यह अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है जो प्री साइनेप्टिक मोटर न्यूरॉन को ब्लॉक करके अस्पामसिटी को कम करता है। अस्पामसिटी का मतलब होता है एबनॉर्मल मसल टाइटनेस ड्यू टू प्रोलॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लंबे समय तक मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण मांसपेशियों में कठोरता आ जाना। चौथा है कॉरिस्पोरोडोल। यह एक CNS डिप्रेसेंट है। यह स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूमेरल एक्टिविटी को अलर्ट करता है और उसके रेटिकुलर फॉर्मेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने में मदद करता है। तो ये सब जो थे
कुछ एक्शन थे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थे दवाइयों के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग डोज और इसके रूट के बारे में बात कर लेते हैं कि जिन दवाइयों के बारे में हम लोगों ने जाना। तो चूंकि इन दवाओं के जो डोज होते हैं वो एज मरीज के एज के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके वेट के ऊपर डिपेंड करते हैं और उसके मेडिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी चूंकि अगर मान लो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ दवाओं के नाम, उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी लेने का तरीका, डोज का एग्जाम्पल बताऊंगा। ये डोज सिर्फ एजुकेशन के लिए है, मरीज के लिए सही डोज उसके डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। इसीलिए ये डोज देख करके आप किसी मरीज को इस डोज के आधार पर दवा देना चालू मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैक्लोफेन, जो कि हम लोगों ने ड्रग्स के बारे में जाना था। इसे हम लोग ओरल ले सकते हैं, 5 से लेके 20 मिलीग्राम टीडीएस में, यानी 3 टाइम्स अ डे में इसे डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद है साइक्लोबेंजाप्राइन, इसको भी आप ओरल ले सकते हैं और इसको भी 5 से 10 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे ले सकते हैं। उसके बाद है डाइजापाम, ये ओरल ले सकते हैं, 2 से 10 मिलीग्राम है। इसे भी 2 से 4 बार दिन में लिया जा सकता है और इसे आईएम या आईवी भी लिया सकता है उस कंडीशन के अनुसार। उसके बाद मेथोकार्बामोल है, इसे भी ओरल ले सकते हैं और ये 1500 mg का आता है, 4 टाइम्स अ डे शुरू में इसे लिया जाता है। उसके बाद टीजानिडाइन है, इसे भी ओरल लिया जाता है, 2 से 4 mg 3 टाइम्स अ डे होता है। तो इस तरह से मैंने कुछ दवाओं के डोज आपको बताया, उसके रूट के बारे में बताया। ये इसीलिए क्योंकि देखिए, आपके पास पर्ची आएगी डॉक्टर की, तो डॉक्टर की पर्ची में ये सारी चीजें लिखी रहेंगी। और फार्मेसी प्रैक्टिस में आप अपनी प्रैक्टिस को तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आप ये समझेंगे कि दवाओं का जो है काम क्या है। क्योंकि मरीज डॉक्टर से तो उतना सवाल करता नहीं है, आप ही से ज्यादा सवाल करेगा और आपको उनके सवालों को जवाब देना है, उनको संतुष्ट करना है। इसीलिए आपको क्या करना होगा, हर दवाओं के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान गए। अब हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं यहाँ पर इसके इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि कैसे पता चलेगा कि ये दवाइयाँ देनी है। तो इंडिकेशन में जो है, आपको एक्यूट मसल स्पाज्म है, यानी थोड़ा अगर मसल्स में कड़ापन है, ऐठन है, तो ये दवाइयाँ दी जाती हैं। उसके बाद क्रोनिक स्पाम्सिटी है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, तो इसमें ये दी जाती है। ये सब इंडिकेशन है। कंडीशन सच एस बैक पेन, नेक पेन एंड फाइब्रोनैल्जिया, इसमें आप दे सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या है कि कब ये दवाइयां जो है कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगी, यानी कि मतलब ये ठीक से काम नहीं करेंगी ऐसी स्थिति में। तो कुछ स्पेसिफिक ड्रग है जिसपे ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन शो करते हैं, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी टू द ड्रग्स, सीवर हिपेटिक और रीनल इम्पेयरमेंट, हिस्ट्री ऑफ ड्रग एब्यूज फॉर लाइक कारिसोप्रोडोल, और इस तरह से इसमें कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। तो ड्रग इंटरेक्शन का मतलब है कि किन दवाइयों के साथ आपको मसल रिलैक्सेंट वाली दवाइयां जो मैंने अभी आपको बताई हैं वो नहीं देनी है। तो इसमें सीएनएस डिप्रेशन, जिसमें अल्कोहल, ओपियाइड या बेंजोडिजापाइन, ये अगर कोई दवा है तो इसके साथ उसको नहीं लेना है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ नहीं लेना है। और इसके अलावा अगर कोई ऐसे ड्रग्स हैं जो कि CYP450 एंजाइम इनिबिटर है, तो उसके साथ इसको नहीं लेना है। कुछ साइड इफेक्ट देख लेते हैं। तो साइड इफेक्ट में जो है, आपको इसमें डिजीनेस आ सकता है। उसके बाद आपका माउथ, मतलब मरीज का जो माउथ है वो सूख सकता है। तो इसीलिए जब आप ये सारी दवाइयां दे रहे होंगे तो आपको साइड इफेक्ट भी मरीज को बताना जरूरी है। क्योंकि उसको लगेगा कि अगर मान लीजिए आपने उसको सही दवा दी, गलत आपने दवा नहीं दी, और आपने उसके साइड इफेक्ट नहीं बताए और उसका मुंह सूखने लगेगा, तो वो बोलेगा कि मुझे पहले से दर्द था कमर में, दवा खाने के बाद मेरा मुंह सूख रहा है, यानी और प्रॉब्लम हो गई है। तो हो सकता है कि उस समय आपको थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो पेशेंट आके बोलेगा कि आपने एक ऐसी दवा दी है जिससे मुंह सूख रहा है। तो आपको समझाना होगा कि ये इस दवा का साइड इफेक्ट है, ये थोड़ी देर के लिए आपको महसूस होगा लेकिन आपकी बीमारी बीमारी ठीक होगी।
इसके अलावा ब्लर विजन भी देखने को मिलता है, वीकनेस और फटिग महसूस होगा पेशेंट को, नौसिया और वॉमिटिंग तो आम है, जो कि प्राय आमतौर पर सभी बीमारियों में देखने को मिलती है। कंफ्यूजन होगा, हेडेक होगा और हाइपोटेंशन होगा, फिजिकल डिपेंडेंस और विड्रॉल सिम्टम, ये सारी चीजें इसके साइड इफेक्ट हैं। अब बात कर लेते हैं टॉक्सिसिटी की। अगर ये कोई भी व्यक्ति या कोई मरीज ओवरडोज ले लिया इन दवाइयों का, और उसके शरीर में कौन कौन से टॉक्सिक आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति बैक्लोफिन दवा का ओवरडोज हो जाए तो क्या होगा, उसके रिस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, सीजर होगा या कोमा में जा सकता है। साइक्लोबेंजाप्राइन से टाइकार्डिया, अर्थेमिया, हाइपोटेंशन और सीजर हो सकता है। डाइजेपाम से सीवर, ड्रोनिसिस, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन और कोमा में जा सकते हैं अगर ओवरडोज हो या टॉक्सिसिटी इसकी आ गई तो। मेथोकार्बोमोल से सीएनएस डिप्रेशन और हाइपरटेंशन, सीजर्स हो सकते हैं। और टीजानिडाइन से सीवर, हाइपोटेंशन, ब्रैडकार्डिया, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन ये हो सकता है। और कार्पिसप्रोडोल से सीएनएस डिप्रेशन, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन और सीजर्स हो सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें थी ये मतलब मसल रिलैक्सेशन से संबंधित थी, जो कि आप जब भी फार्मेसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन सारी चीजों से रूबरू होना पड़ सकता है। और एक अच्छा फार्मासिस्ट वही होता है जिसको अपनी दवाइयों के बारे में सही जानकारी हो, और जब वो मरीज से पैसा ले तो ये मरीज को वो इंश्योर करे कि वो जो पैसा खर्च हो रहा है उस मरीज का इन सारी दवाओं में, तो उससे उस दवा का पूरा इस्तेमाल उसे हो सके। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नए टॉपिक के साथ हम लोग इसी तरह से डिस्कस करेंगे, ताकि जो है हम लोग दवाओं के बारे में अच्छे से जान सके और जो फार्मेसी प्रैक्टिस है उसे सही ढंग से कर सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।